नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं जो आपका मेंस में मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, उसका पेपर नंबर जो 10 है उसके सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि करके क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आपके। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए, अब नॉर्मली आदमी उसको पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। सामान्य दृष्टि के लिए इनमें से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो उस भूल जाएगा कि सामान्य दृष्टि एक वर्ड नहीं, अलग अलग है। यहाँ बात दृष्टि की ही हो रही है, दृष्टि मतलब देखने की, आई साइट की बात हो रही है, ठीक है, आई साइट की बात हो रही है। हाँ, इंग्लिश में समझ आ जाएगा, बात हो रही है किसकी, विजन की बात हो रही है। तो ऑब्वियस बात है, आंखों से संबंधित कौन सा विटामिन है, देखने की जरूरत नहीं, उसी आंख को मीच के बोल दो विटामिन ए। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका केमिकल नेम होता है आपका, विटामिन ए का। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और वैसे भी अपन जानते हैं विटामिन जो आपका ए है, केमिकल नेम तो मैंने आपको बता दिया, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है, डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपन क्या बोलते हैं, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। कौन सी होती है, तो एक तो बहुत ही फेमस है जो एग्जाम में पूछी जाती है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा याद रखना चाहो तो बोल दो जीरो ऑप्थेल्मिया, जीरो ऑप्थेल्मिया, ठीक है। एक और बोलना चाहो तो केरेटोमलेशिया, ये रेटिना से रिलेटेड होती है, रेटिना आंखों में तो है, केरेटोमलेशिया। तो याद रखना ये विटामिन ए से रिलेटेड है। डन, ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, चार अपने सामने कंपनियों के नाम दे रखे हैं और चार उनकी स्थितियां सामने दे रखी है। हमें उनको मैच करना है कि कौन सी कंपनी कहां पर स्थित है, कौन सा प्लांट कहां पर स्थित है, ठीक है। कंपनी क्या, प्लांट आपका, ठीक है, संयंत्र। सबसे पहला है बाल्को दोस्तों। बाल्को की फुल फॉर्म क्या अगर आपसे बोला जाए दोस्तों, तो बाल्को का मतलब है यहां पर बी ए। बी ए का मतलब है भारत, सॉरी, बी का मतलब है भारत, ए एल का मतलब है दोस्तों एल्यूमिनियम, सी ओ का मतलब है कंपनी। तो क्या हो जाएगा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो पहला तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल्को तो क्या है, भारत एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। और ये है कहां पर आपके, ये है कोरबा में। और कोरबा कहां पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है कोरबा, कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। किससे संबंधित है, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, क्या है, नाम से पता चल रहा है आपका एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी है इसको। इसको है दोस्तों इंडिया, इंडिया। अगले आई का मतलब है आयरन, एंड एस का मतलब है दोस्तों स्टील, ठीक है। सीओ का मतलब क्या है, कंपनी, इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके बर्नपुर में। और बर्नपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये आपका। थर्ड दोस्तों, इसके बाद अगर आपसे बोले, अगला है एनएफएल। एनएफएल का मतलब क्या दोस्तों, ये है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फर्टिलाइजर्स जो अपन खेतों में उर्वरक इस्तेमाल करते हैं ना आपके, वो है दोस्तों एनएफएल। एनएफएल क्या हो जाएगा, नेशनल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, लिमिटेड। और ये कहां पर है दोस्तों, ये है आपके भटिंडा में। अब ये मत कहना भटिंडा कहां पर है, भटिंडा कहां है आपके, पंजाब में। भटिंडा कहां है दोस्तों, पंजाब में। आखिरी है दोस्तों, इसके बाद अगर अपन देखें आईएसएफ, आईसीएफ। आईसीएफ क्या होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच, रेलवे के जो कोच होते हैं ना, रेलवे के कोच है ना, डब्बे, रेलवे के डब्बे होते हैं, वो जो बनाए जाते हैं वो यहीं बनाए जाते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये कहां पर है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हमारे, ये है पेराम्बूर में। और पेराम्बूर कहां पड़ता है दोस्तों, चेन्नई में, ठीक है। पेराम्बूर कहां पड़ता है, चेन्नई। अब ये मत कहना चेन्नई कहां है, चेन्नई कहां आपके, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, चेन्नई में। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, बताओ। अब अपन आराम से मिला देंगे, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। तो बाल्को दोस्तों कहां पर है, बाल्को है आपके फर्स्ट कहां पर आ जाएगा, सी, कोरबा में। इसको बर्नपुर के अंदर है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ए। पहले यहीं से देख लो, आगे जाकर जाने की जरूरत ना पड़े। तो फर्स्ट का सी और सेकंड का ए, फर्स्ट का सी और सेकंड का ए, चलो इस दोनों ऑप्शन में ही है। फिर थर्ड का एनएफएल कहां, भटिंडा में। तो थर्ड का दोस्तों हो जाएगा डी, थर्ड का डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और फोर्थ का बी हो जाएगा आईसीएफ। फोर्थ का क्या है दोस्तों इसमें, फोर्थ का बी है ना, चेन्नई, बिल्कुल सही, आईसीएफ। तो ये हो गया आपके मैच द फॉलोइंग, सारी की सारी अच्छे से क्लियर है, समझ आ गया। मैं उम्मीद करता हूं उसमें आपको 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे एटमॉस्फेयर में
ऑक्सीजन कितने परसेंट है दोस्तों, सबको पता है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है दोस्तों, लगभग 78%। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन ही आती है, और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, लगभग 21% के आसपास। ठीक है, 21% के आसपास। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है दोस्तों, 21% है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से जंतु दोस्तों है ना स्यूडोसिलोमेट है, क्या है दोस्तों, स्यूडोसिलोमेट है। अब ये किसी को दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्या है और क्या कहानी नहीं है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, जब अपन जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक में लेके चलता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन क्या है। जब अपन दोस्तों जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जीवों का वर्गीकरण, इस संसार में जितने भी जीव है दोस्तों, जब अपन इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ, जब अपन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस संसार के समस्त जीवों को एक वैज्ञानिक था जिसने 5 जगत के अंदर, 5 जगत या फिर इंग्लिश में बोलो तो 5 किंगडम के अंदर क्या क्या दोस्तों बांटा। ठीक है, 5 किंगडम में बांटा। उसका नाम क्या था, उस बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, उसका नाम था दोस्तों R.H. विटेकर। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। ठीक है, इसने इस संसार के समस्त जीवों को 5 वर्गों के अंदर क्या किया दोस्तों, 5 जगत में, वर्ग नहीं बोलना चाहिए, 5 जगत के अंदर, 5 किंगडम के अंदर क्या किया दोस्तों, बांटा। कितने किंगडम में बांटा दोस्तों, 5 किंगडम के अंदर क्या किया उसने, बांटा। ठीक है, अब 5 किंगडम में जब दोस्तों इसने बांटा, है ना, 5 किंगडम में जब इसने बांटा, तो 5 किंगडम कौन कौन से बनाए दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों इसने बनाया मोनेरा। इस दुनिया के समस्त जीवों को, एक तरफ कुछ को रखा मोनेरा में, कुछ को रखा दोस्तों आपके प्रोटेस्टा में, कुछ को रखा फंगस में, कुछ को रखा प्लांट्स में जिसको अपन प्लांटी बोलते हैं, कुछ को रखा एनिमल्स में, एनिमेलिया। मैं डायरेक्ट एनिमल्स लिख देता हूं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, यही नाम है। इसमें दोस्तों किसको रखा गया, इसमें इस दुनिया के समस्त बैक्टीरिया को रखा गया। किसको रखा गया दोस्तों, इसमें इस संसार के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है दोस्तों, ठीक है, इसने इस संसार में जितने भी क्या है दोस्तों बैक्टीरिया उसको रखा। जबकि प्रोटेस्टा में कौन आते हैं, प्रोटेस्टा में आपके आते हैं कौन, इसमें आपके मेनली अभी मोटे तौर पर आप मान के चलो इसमें कौन आते हैं, इसमें आपके आते हैं प्रोटोजोआ। कौन आते हैं इसमें आपके आते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, जबकि फंगस में कौन आते हैं, फंगस के अंदर आपके आती है फफूंद। ठीक है, कवक जिसको अपन बोलते हैं, फफूंद, फंजाई। वैसे किंगडम का नाम तो फंजाई था, ठीक है, तो अपन जनरली इसको फंगस बोल देते हैं। इसमें सारी सारी आपकी कवक है बोले तो कौन आती है, फफूंद, जितनी भी वो इसके अंदर आ जाती है। प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं, हालांकि इसको भी आगे बांटा, इसको आगे जो बांटा गया वो बांटा गया 5 फाइलम में। फाइलम को क्या, फाइलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, संघ। आगे 5 संघों में और बांटा। ठीक है, और एनिमल्स जो किंगडम था, जगत था, इसको आगे 11 फाइलम में, 11 संघों में, 11 फाइलम में और आगे क्या किया, बांटा दोस्तों। ठीक है, अब आप उससे रामायण क्यों बता रहे, जरूरी बात सुनो ध्यान से। अब दोस्तों जब एनिमल किंगडम को आगे 11 आपके फाइलम में बांटा गया, किसको दोस्तों, जब एनिमल किंगडम को, एनिमल किंगडम में बोला कौन कौन आएंगे, एनिमल, जंतु जगत में। ठीक है, जंतु जगत में बोला कौन आएंगे, तो इसको आगे 11 जब फाइलम में और बांटा, आगे कितने फाइलम में दोस्तों, कितने संघों में बांटा, 11 फाइलम में। तो उसमें जैसे अगर आप पढ़ते हो पॉरीफेरा, निडेरिया, ठीक है, सिलेंट्रेटा, ये सब अपन पढ़ते हैं। तो उन 11 फाइलम में दोस्तों एक आपके आते हैं एस्कीहेलमिन्थीज। कौन आते हैं दोस्तों, एक आते हैं एस्कीहेलमिन्थीज। कौन आते हैं दोस्तों, एस्कीहेलमिन्थीज। ठीक है, और एक आते हैं दोस्तों आपके कौन, एक आपके आते हैं ऑर्थ्रोपोडा। कौन आते हैं दोस्तों, ऑर्थ्रोपोडा। कौन आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, और आप जब 11 किंगडम पढ़ोगे इसमें दोस्तों 5वें नंबर पे ये आता है, 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे आता है आपका कौन सा, एस्कीहेलमिन्थीज, और लगभग 7वें नंबर पे आपका आता है कौन सा, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, और उससे पहले 1 2 3 4 ऐसे करके लगभग 11 आपके फाइलम है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, एक साइंस में एक वर्ड होता है सिलम। क्या वर्ड होता है दोस्तों, क्या वर्ड होता है, एक साइंस में एक वर्ड होता है आपका, कौन सा वर्ड होता है दोस्तों, साइंस में एक वर्ड होता है आपका सिलम वर्ड होता है, इसको बोलते हैं सिलम। दोस्तों सिलम का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है, खाली जगह। खाली जगह को अपन क्या बोल सकते हैं, कैविटी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, खाली जगह को अपन बोल सकते हैं कैविटी।
ठीक है। कुछ ऐसे दोस्तों एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे संघों के जीव होते हैं जिनके शरीर के अंदर अलग से कोई खाली जगह नहीं होती, पूरा पूरा एकदम भरा हुआ होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कुछ जगह पर कुछ खाली जगह होती है, कुछ जगहों पर एकदम भरा हुआ होता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कई सारी ऐसी शरीर में क्या होती है, खाली खाली ऐसी जगह होती है। वो जीव जिनके शरीर में कहीं भी कोई खाली जगह नहीं, खाली मतलब सिलम, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं असिलोमेट। कुछ ऐसे जीव जिनमें कई सारी ऐसी खाली खाली अपने को जगह मिलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिलोमेट। जिनमें नहीं खाली जगह असिलोमेट, जिनमें है खाली जगह सिलोमेट। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, दोनों व्यवस्थाएं रखते हैं। तो आधे को अपन बोलते हैं स्यूडो। क्या वर्ड लगाते हैं दोस्तों, आगे आधे के लिए वर्ड लगाते हैं स्यूडो। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। और दोस्तों जितने भी एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम के अंदर जीव आते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों कैसे होते हैं, ये सारे के सारे स्यूडोसिलोमेट वाले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपके स्यूडोसिलोमेट वाले दोस्तों क्या होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है। जबकि ऑर्थ्रोपोडा और इससे आगे वाले जितने भी जीव होते हैं दोस्तों, इनमें दोस्तों कई खाली जगह होती है। तो ये सारे के सारे आपके दोस्तों कौन से होते हैं, ये सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं दोस्तों, ये आपके सारे के सारे सिलोमेट होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, सीडोमेट। लेकिन हमसे पूछा था दोस्तों, हमसे ये पूछा था कि आपके सीडोसिलोमेट वाले कौन से होते हैं। नहीं, हमसे पूछा इनमें से कौन सा सीडोसिलोमेट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो एंकिलोस्टोमा, एस्केरिस, ये आपका वाउचेरिया, जिसको फाइलेरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको अपन फाइलेरिया भी बोलते हैं, ये सारे के सारे आपके दोस्तों किस में आते हैं, एस्कीहेलमिन्थीज में। ये और ये, तो ये तो तीनों के तीनों स्यूडोसिलोमेट हैं। ये तो तीनों के तीनों कैसे, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों किस में आते हैं दोस्तों, कौन से फाइलम में आते हैं, ये आपके आते हैं एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम के अंदर आते हैं। तो एस्कीहेलमिन्थीज में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, तो दोस्तों आप बोलोगे सर वो सारे के सारे कैसे हैं, वो है सारे के सारे स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है क्या दोस्तों, वो कैसे हैं आपके, वो है सारे के सारे स्यूडोसिलोमेट है। डन है। जबकि स्कॉर्पियन क्या होता है दोस्तों, बिच्छू। स्कॉर्पियन क्या होता है दोस्तों, बिच्छू किस में आता है दोस्तों, बिच्छू कौन से फाइलम में आता है, तो ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपके ऑर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, ऑर्थ्रोपोडा में। और याद रखना, ऑर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा दोस्तों फाइलम है। एनिमल किंगडम में 11 फाइलम आते हैं ना, उसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा जीव आते हैं, तो दोस्तों ऑर्थ्रोपोडा में आता है। ऑर्थ्रोपोडा में दोस्तों पूरे एनिमल किंगडम का 2/3 ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं आपके एनिमल किंगडम में, उसके 2/3 ओनली ऑर्थ्रोपोडा में आपका आ जाता है, एनिमल किंगडम। इतना बड़ा आपका कौन सा, ऑर्थ्रोपोडा। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम संघ कौन सा होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है। और उसी में आपका बिच्छू आता है। बिच्छू आपका सिलोमेट का एग्जाम्पल है, उसमें कई जगह कुछ खाली जगह वगैरह देखने को मिलती है इसके शरीर में, ठीक है। तो वो आपका ओनली सिलोमेट का एग्जाम्पल है। तो हमसे ये पूछा इसमें कौन सा स्यूडोसिलोमेट नहीं है, तो बिच्छू है, क्योंकि बिच्छू क्या है दोस्तों, सिलोमेट है। तो इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ इसमें समझा सकता था। हालांकि मैंने जानबूझ के इसलिए समझाया ताकि इस क्वेश्चन से आपका थोड़ा सा दिमाग, मस्तिष्क खुल जाए। लिटरेरी क्वेश्चन था किस टॉपिक से, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिली। जैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि 5 जो आपके किंगडम होते हैं, उन 5 किंगडम का दोस्तों मैंने आपको नाम भी बता दिया। कभी आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया किस में आते हैं, तो मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं। कभी प्रोटोजोआ वगैरह आ जाए, किस में आते हैं, तो प्रोटेस्टा में आते हैं। फफूंद तो नाम से पता चल जाएगा, फंगस में आएगी। प्लांट के लिए दोस्तों क्या है, प्लांटी और एनिमल्स के लिए दोस्तों आपके कितने फाइलम में, 11 है। तो इस तरह की मैंने आपको एक्स्ट्रा अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में जरूर आई होगी। क्लियर है, डन है, चलो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों में किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणु में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं और एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम ही था दोस्तों क्या, लंदन, फ्रेजर लंदन करके एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि कोई भी 2 ऐसे कण जिस पर चार्ज नहीं है, जिस पर क्या नहीं है दोस्तों, चार्ज नहीं हो। बाकी अगर चार्ज हो तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी 2 कण जिन पर चार्ज नहीं है, फिर भी दोस्तों वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने जो जिस बल को जिम्मेदार ठहराया, जो कि एक वीक नेचर का बल होता है, तो उसके बारे में इन्होंने समझाया था। और उनका यही परिक्षेपण बल आपका कहलाता है कौन सा दोस्तों, लंदन परिक्षेपण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित है, ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित है आपका। तो देखते हैं, काल बैसाखी अगर आपसे पूछा जाए, काल बैसाखी दोस्तों एक टाइप की प्री मॉनसून रेन होती है ना। तो इसने शरद ऋतु की हवाएं बोल दिया, गलत है, इसका तो लेना देना। काल बैसाखी एक तरह की प्री मॉनसून रेन होती है।
व्यापारिक हवाएं शीतकालीन और बर्फीला तूफान नहीं, को लेना देना नहीं दोस्तों इसका। लू एक गर्म हवा, हाँ ये बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही। अगला लू सर्दी की तूफानी हवा है, लू का सर्दी से क्या लेना देना, ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर सही एकदम सही, लू एक क्या है, गर्म हवा है दोस्तों। अगला, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस टाइप के वन पाए जाते हैं? द बोल ही दिया दोस्तों, मध्य अक्षांश, तो ऑब्वियस सी बात है, न ऊपर की तरफ है न नीचे की तरफ है, बीच में, और बीच में तो हमेशा कौन होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत भी और उष्ण भी, तो बस आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इंग्लिश में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, तो इंग्लिश में बोल देंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? फोकस करना, सही नहीं है। तो लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट। वेनस्वांग काफी समय हर्ष के दरबार में रहा, तो बिल्कुल सही है, हमेशा याद रखना। वेनस्वांग का संबंध किससे? हर्षवर्धन से, याद रखना, हर्षवर्धन के दरबार में था चीनी यात्री वेनस्वांग। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन थे, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमसे यही पूछा, सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हरिशेन का संबंध हर्षवर्धन से नहीं था दोस्तों। हरिशेन तो एक्चुअल में अपन ने पढ़ा है, कोई और भी मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया, ये तो समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे, है ना, समुद्रगुप्त के। हरिशेन तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा था, राजा कौन, जो समुद्रगुप्त हुए हैं, जिनको भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो V.A. स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने कहा। किसको कहा? समुद्रगुप्त को। भारत का क्या कहा? नेपोलियन का। इनके दोस्तों दरबार में एक कवि थे, दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के दरबार में, जिनका नाम था दोस्तों हरिसेन। और हरिसेन ने ही दोस्तों कहां पर? प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद अपन कहते थे, प्रयागराज में समुद्रगुप्त के बखानों के लिए दोस्तों, है ना, एक पत्थर पर इनकी उपलब्धियां लिखवाई है, ठीक है, प्रयागराज में, जिसको अपन कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी दोस्तों? लिखवाई थी हरिशेन ने। और हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। तो हर्षवर्धन के समय हरिशेन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, 1979 में दोस्तों जॉर्ज विटिक के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिक्रमों में क्रमशः बोरोन और फास्फोरस के जो कंपाउंड थे, यौगिक थे, उसके उपयोगों के विकास के लिए नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। किसको? तो जॉर्ज विटिक के साथ 1979 में दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था हर्बर्ट सी ब्राउन को। तो ये तो एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। किसको मिला था? हर्बर्ट सी ब्राउन को दोस्तों ये नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का। अगला, जीवाणु कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, जो बैक्टीरिया होता है, क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसकी जो सबसे बाहर की जो परत होती है, उसमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? तो उसमें दोस्तों ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? बैक्टीरिया की बाहरी परत में हमें क्या? ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलता है। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलता है। क्या एक टाइप का? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा से बना हुआ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बाहरी जो लेयर होती है, उसमें क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। तो वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। बिल्कुल, जब हम किशोर क्या होता है? एडोलसेंट एज होती है, वो कितनी होती है? लगभग 10 से 18-19 साल के बीच में। उस समय शरीर को ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों? पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि शरीर की ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी एज के अंदर होती है। एक बार एडल्ट बन जाते हैं, उसके बाद शरीर की ग्रोथ तो होनी बंद हो जाती है। तो जब शरीर ग्रोथ कर रहा होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा हमें पोषक तत्व शरीर को चाहिए होते हैं। बिल्कुल एकदम सही, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही दोस्तों क्या हो जाएगा? दोनों ही आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका सही है, ऑप्शन नहीं बोला चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही और स्टेटमेंट आपका सेकंड भी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखो, तिब्बती नव वर्ष इसमें कौन सा है? बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम आया हुआ है। लोसर, तिब्बती जो नववर्ष है दोस्तों, वो कौन सा है आपका? वो आप बोलोगे सर लोसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, इनमें से कौन सी रामसर साइट है जो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है? सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में ही है, सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में, ये नहीं है दोस्तों। सुरेंसर मानसर झील दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुरेंसर मानसर एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में। कहां पर है दोस्तों? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में, बोले तो J&K में, J&K जम्मू कश्मीर में दोस्तों सुरेंसर मानसर जो आपके लेक है। तो सुरेंसर मानसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट अगला देखो, मेहर दरबार किस राज्य में, जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे दोस्तों?
तो मेहर दरबार दोस्तों संगीत से रिलेटेड है और ये है आपके मध्य प्रदेश में, जहां बाबा अलाउद्दीन खान एक क्या थे, एक फेमस संगीतकार हुआ करते थे। ठीक है, डन है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष देश है, ये तो है, संघीय को लेने देना नहीं है, तो ये शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। संसद द्वारा 73 और 74 संविधान संशोधन किस वर्ष में लागू किया गया था दोस्तों? किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था एक्चुअल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है तो आपको पता हो तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट हुए कब थे? तो ये अमेंडमेंट हुए थे आपके 1992 में। उसमें 73वें में क्या हुआ दोस्तों? 73 में तो हमने पंचायती राज व्यवस्था लागू की, पंचायती राज व्यवस्था लागू की, और इसको लागू किया, इसके लिए हमने संविधान में एक अलग से अनुसूची बनाई। कौन सी? 11th अनुसूची बनाई। कौन सी? 11th शेड्यूल बनाया। और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। जबकि 74वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों नगरीय शासन की व्यवस्था की अपन ने, ये नगर पालिका, नगर निगम वगैरह जो अपन बोलते हैं ना, नगरीय शासन, नगरीय निकायों की, नगरीय शासन की व्यवस्था की 74वें संविधान संशोधन के तहत। और इसको हमने जोड़ा कौन सी अनुसूची में दोस्तों? इसको हमने जोड़ा 12वीं अनुसूची में। किसमें जोड़ा? इसको जोड़ा 12वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय दोस्तों? इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय। लेकिन इनको लागू कब किया दोस्तों? वो अलग अलग किया है। याद रखना, पंचायत राज व्यवस्था को या फिर 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसको लागू कब किया है? तो इसको लागू किया हमने दोस्तों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को हमने लागू किया था। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? जो हर साल 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। जबकि नगरीय शासन व्यवस्था जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में लागू की गई थी, इसको दोस्तों लागू किया गया 1 जून 1993 को लागू किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमसे तो पूछा बस संसद द्वारा कब इसको पास किया गया? संसद द्वारा इसको 1992 में, और वास्तव में जमीन पर इंप्लीमेंट कब किया गया? तो दोस्तों 1993 में इन दोनों को किया गया। नेक्स्ट अगला देखो, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग लगभग कितने साल पहले आया था? अभी दोस्तों अपन एक क्वेश्चन किया था, अभी एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको पता हो तो। अगर कोई थोड़ा बहुत दिमाग रखता ना तो वहां से कर देगा। ये रहा आपका लगभग देखो, ये अपने ह्वेनसांग वाला जो क्वेश्चन किया था ना अभी, ये रहा, ये देखना, ये क्वेश्चन देखो। लगभग 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन ने शासन किया था, बिल्कुल ठीक है। उसको पता है कि ह्वेनसांग किसके समय का? ह्वेनसांग या ह्वेनसांग किसके समय का था? हर्ष के समय का। तो हर्ष कितने टाइम पहले राज कर रहा था भारत में? 1400 साल पहले, है ना? 14 साल पहले राज कर रहा था, और उसी टाइम कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, हर्ष के टाइम आया था। ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों हमसे? अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बताओ, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग कितने वर्ष पहले भारतीय महाद्वीप में आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। हर्षवर्धन ने आज से कितने साल पहले राज किया था? 1400 वर्ष पूर्व। तो जो थोड़ा एक्टिव है ना वो वैसे भी क्वेश्चन को कर सकता है। कितने साल पहले आया था वो? 1400 वर्ष पूर्व पहले आया था, 1400 साल पहले आया था ह्वेनसांग। नेक्स्ट अगला, इनमें से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने, अगर अपन देखें, अध्यक्षता की थी। हाँ बिल्कुल, लाला लाजपत राय ने दोस्तों 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, जो स्पेशल अधिवेशन हुआ था 1920 का, जो कलकत्ता का स्पेशल अधिवेशन हुआ था, असहयोग आंदोलन को दोस्तों जो मंजूरी भी मिली थी इसमें, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो दोस्तों जो 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की अगर अपन बात करें तो सुभाष चंद्र बोस तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1938 में, और ये तो रहे थे हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था गुजरात में, और 1939 में ये त्रिपुरी के अंदर जो अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, उसमें अध्यक्षता की थी। और लेकिन हालांकि 1939 में अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, गांधी जी कुछ नाराज हो गए थे इस वजह से, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अध्यक्ष जरूर रहे सुभाष चंद्र बोस भी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक दोस्तों आज तक एक बार भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और यही हमारा क्वेश्चन था, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा को कहा जाता है दोस्तों? उसके मतलब उसके समकालीन था, जब गजनी में सुल्तान महमूद राजा था उसी के टाइम दोस्तों चोल राजा कौन था? तो वो था दोस्तों राजेंद्र फर्स्ट। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। इनमें से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो दोस्तों आपका डेंगू हो गया,
फाइलेरियासिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब दोस्तों किससे फैलते हैं दोस्तों? ये सब मच्छरों से होता है। लेकिन निद्रा रोग मच्छर से नहीं दोस्तों, ये मक्खी से फैलता है, मक्खी से। कौन सी मक्खी से दोस्तों? इसका नाम है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी भी बोलते हैं, सीसी मक्खी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सीसी मक्खी भी बोलते हैं, सीसी मक्खी से फैलता है। तो ये मक्खी से होने वाला रोग है निद्रा रोग, तो ये मच्छर से नहीं फैलता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया? आपने सुना होगा न्यूज में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ रूल निकाल दिया कि 16 साल से अगर कोई भी बच्चा कम का है तो वो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला सकता, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट में अब उसने वहाँ फिक्स कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे आपका कोई सा भी इंस्टा फेसबुक वगैरह, कोई सा भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, ट्विटर वगैरह, तो उसमें लॉगिन करने से पहले आपके उसमें एज का वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप 16 साल से कम के हो तो फिर आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं होगा, क्रिएट ही नहीं होगा। पहली बात तो अकाउंट सही है, अच्छी बात भी है। 16 साल से कम बच्चा थोड़ा बाहर खेले, घूमे फिरे, थोड़ा फिजिकल मेंटल और अच्छे से डेवलप हो, तो उनको लगा ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा कानून बनाया, ठीक है, क्योंकि ये तो जिंदगी में चलाना होता। अगर बच्चा अर्ली एज में ओनली फोन लेके दिन भर बैठा रहेगा, सोशल मीडिया देखेगा, तो इतना अच्छे से वो फिजिकली वगैरह डेवलपमेंट वगैरह में दिक्कत आ जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वो अपने रूल निकाला है कि 16 साल से कम के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं रन किया जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है आपके विक्रम संपत, विक्रम संपत इसके लेखक है। टीपू सुल्तान आप जानते हो मैसूर का सुल्तान था, मैसूर वर्तमान में कर्नाटक में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ग है, अपन ने देखा है टीपू सुल्तान ने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी है। जो आपके कर्नाटक के युद्ध पड़ते हैं वो आपके यही है सारे, ठीक है। तो कर्नाटक की लड़ाइयाँ हैं जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। 1799 में वो मारा गया था टीपू सुल्तान, कर्नाटक की आखिरी और चौथी लड़ाई के अंदर। तो ये सारा अपन ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट अगला, हैदर अली इसके पिता थे टीपू सुल्तान के, उन्हीं के ऊपर बुक लिखी विक्रम संपत ने, क्या नाम है? टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम। नेक्स्ट अगला देखो, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी कहा है? मतलब एक लिस्ट निकाली गई है हुरुन इंडिया नामक संस्थान ने, और उसमें देखा है कि सबसे ज्यादा जो बिलियनियर समझते हो, अरबपति, बिलियनियर मतलब अरबपति, सबसे ज्यादा अरबपति लोग कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो अरबपति लोग रहते हैं वो रहते हैं आपके मुंबई में। भारत के अंदर दोस्तों अगर 100 अरबपति, उसमें से 25 अरबपति सिर्फ मुंबई में रहते हैं आपके, 1/4। भारत में अरबपतियों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं दोस्तों कहाँ पर आपके? वो रहते हैं आपके न्यूयॉर्क में, दुनिया की सबसे वेल्दिएस्ट सिटी, पैसों के हिसाब से, ताकतवर नहीं, वेल्दिएस्ट, तो वो है आपकी न्यूयॉर्क। और भारत में वेल्दिएस्ट सिटी है वो है आपकी मुंबई। इसको अरबपतियों की क्या कहा गया? राजधानी, क्योंकि 25% भारत के अरबपति केवल मुंबई में रहते हैं आपके। नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा अगर आपसे पूछा जाए पदक जीता है दोस्तों? तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता दोस्तों? कांस्य पदक, कांस्य समझते ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है रूबीना फ्रांसिस, जबलपुर के पास की मध्य प्रदेश में। तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है दोस्तों? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। डन। नेक्स्ट अगला देखो, इसके अलावा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया? भारत में कौन कौन सी जनजातियों के जीव रहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज है, वो कौन कौन सी कैटेगरी में आती है, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, एक पोर्टल लॉन्च किया जहाँ से अपन कोई इन्फॉर्मेशन इन जीव जंतुओं से रिलेटेड निकाल सकते हैं। उस पोर्टल का नाम है दोस्तों सूची पोर्टल। क्या नाम है? सूची पोर्टल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आई होगी। वही बात, फ्यूचर में इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के आपके नेक्स्ट अगले सॉल्यूशंस में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।